पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 हम कर चुके हैं। आज ग्रुप 14 करना शुरू करेंगे। जिसने ग्रुप 13 की 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या पहले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप 14 के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके जीआईसी की जो एग्जाम के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है इसमें बहुत हेल्पफुल है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे आपको ये करवाएगा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली। देखिए ग्रुप नंबर 14 में भी वही ट्रेंड होता है जो ग्रुप नंबर 13 में था। जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साथियों एक बात ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट हैं ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक तो +2 और एक +4। अब इसको आप ऐसे लिख लो, +4 ऊपर लिख लो, +2 नीचे लिख लो। मतलब नीचे के जो ये 3 एलिमेंट हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं और पहले वाले +4 में। उसका कारण जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट है। क्या है? इनर पेयर इफेक्ट है। आप किसी का भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे इन 3 का, तो इसमें D में आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, S में 2 मिलेंगे, P में 2 मिलेंगे। अब D का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर होता है, इसलिए यानी कि बीच में है नहीं, ये मान लो। तो न्यूक्लियस का डायरेक्ट अट्रैक्शन S के 2 इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, तो S की ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकलना इनका मुश्किल है, इसलिए सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन 2 निकल सकते हैं, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +4 में वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो 44 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली। तो क्योंकि लेड जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें 2 तरह की बातें करोगे आप, ये नहीं होगा क्योंकि लेड पहले पूछ रहा है, टिन बाद में पूछ रहा है। तो लेड जो है वो आपका क्या लास्ट में है, तो लास्ट वाले के लिए इसलिए हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो वैसे तो आपकी +2 दोनों की ये होनी चाहिए, लेकिन कई बार इसको भी हम आंसर मान लेते हैं, ठीक है ना। +2 क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लास्ट वालों की +2 में ही वो क्या है? स्टेबल है। जैसे आपने वैसे तो PbCl4 भी पढ़ा है, PbCl2 भी पढ़ा है। अब मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ये मिलता ही नहीं है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लास्ट एलिमेंट है, ये मिलता है लेकिन ये स्टेबल कम है। तो वैसे तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, लेकिन कई बार ऑप्शन ये भी करेक्ट होता है कि भाई क्योंकि आपको पहले लेड दे रखा है, तो लेड वाले के लिए नीचे आ गया, नीचे वाले की तो +2 होगी, इससे ऊपर टिन है, तो टिन वाले में इनर्ट पेयर इफेक्ट कम होगा, तो इसलिए वो +4 में भी स्टेबल होगा। इसलिए C भी इसका आंसर हो सकता है, A भी हो सकता है। तो इसलिए आप वैसे C को इसको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट माने, मैंने जो आंसर की बनाई है इसमें C माना है, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है मैंने ग्रुप 13 में भी बताया हुआ, आप वहां पर भी समझ सकते हैं। 45 की अगर मैं बात करूं तो 45 का क्वेश्चन है इट इज बिकॉज ऑफ द इनअवेलेबिलिटी ऑफ S के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसका कारण क्या है? तो देखो मैंने अभी आपको रीजन बता ही दिया है कि SN2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अगर आप टॉप टू बॉटम आए, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, कार्बन आए, सिलिकॉन आए, जर्मेनियम आए, टिन आए और लेड आए, तो डाउन द ग्रुप +4 की स्टेबिलिटी घट रही है, +2 बढ़ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेंगे अगर वो +4 में हुए तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। देखो SN+2 रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग क्यों है? आप इसको भी +4 मान लो, इसको भी +4 मान लो, जबकि Pb4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब Pb4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फटाफट आसानी से लेगा, क्योंकि ये +4 में इसकी हालत खराब है, बचेगा नहीं बेचारा, +2 में ही बचता है, तो ये किसी के इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। टिन एक तरह से स्टेबल हो सकता है, तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए 45 का D हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा, कई बार क्या हो सकता है दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं, जो कि इसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर मान लो दोनों ही +4 में होंगे तो दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल होंगे ना, क्योंकि वो दोनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, तो इसलिए दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो नहीं दे रखा है। इसमें दे रखा है SN2 ऑक्सीडाइजिंग, Pb रिड्यूसिंग, ऐसा गलत है भाई, Pb तो ऑक्सीडाइजिंग है ही है। टिन और लेड दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग है, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों अगर ऑक्सीडाइजिंग होते तो मैं आंसर मान लेता, रिड्यूसिंग तो है नहीं। तो टिन रिड्यूसिंग कह रहा है, नहीं रिड्यूसिंग नहीं है, उसने तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? टिन लेड ऑक्सीडाइजिंग ना भैया, लेड का +4 में बचना मुश्किल है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, तो इसलिए D जो होगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। देखिए अगर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं आता तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखो एक बार और बता देता हूँ। देखिए D में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और S में और P में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता ही है। ये लास्ट के 3 एलिमेंट में D ऑर्बिटल मिलेगा, कार्बन सिलिकॉन में नहीं मिलेगा। इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, पुअर है मतलब ये है नहीं,
तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एस पे इतना ज्यादा पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, सिर्फ 2 ही निकल सकते हैं। यानी कि लास्ट के जो एलिमेंट हो गए वो +2 में स्टेबल है, तो यानी कि लेड जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होगा। आप इस तरह से समझ लीजिए कि Pb+2 जो है वो मोर स्टेबल है देन Pb+4, एक बात। दूसरी आप समझ लीजिए Sn+4 जो है ये क्या है, ये मोर स्टेबल है देन Pb+4, ये आपने ध्यान से समझना है। तो इसीलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है देखो कि Sn+2 रिड्यूसिंग है, तो +2 रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Sn+4 में आ जाएगा, Sn+4 में क्या आ जाएगा, आ जाएगा, और जो कि ये क्या चीज है, स्टेबल है, ठीक है ना। जबकि Pb4 ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके किस में आएगा, Pb+2 में आ जाएगा। तो क्योंकि Pb+2 क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप +2 शो करना चाहेगा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। 46 आपको देखो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा इसी तरह से। तो 46 क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी डाइहैलाइड की वो कहां से कहां बढ़ेगी। अब मैंने बताया ना कि डाउन द ग्रुप डाइहैलाइड जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 में बढ़ता है, तो इसलिए 47 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, 46 है ये, तो 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि SI जो है ऊपर वालों को तो मैंने बताया था कि वो +4 शो करेंगे, तो सिलिकॉन तो +2 में स्टेबल नहीं है, उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। डाउन द ग्रुप +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती है, ये मैं आपको पहले भी अभी बता चुका हूं कि डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद द NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनमें से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड है वो नहीं रिएक्ट करेगा, नहीं ऑक्साइड इज नॉट रिएक्ट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO जो है वो आपका NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि सिलिकॉन है ये रिएक्ट कर जाता है। ये तो आपको आपने अगर आप टीचर हैं तो आपने ये प्रॉब्लम फेस भी की होगी। NaOH की बोतल पे आप जैसे ही SiO2 का ढक्कन लगाते होंगे, मतलब कांच का, तो वो खुलता नहीं होगा 2-4 दिन लैब में अगर नहाए तो। बेरिलियम ऑक्साइड आपको पता ही एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो ये पक्का बेस के साथ रिएक्ट करेगा। B2O3 भी आपका एम्फोटेरिक है, SiO2 भी आपका एम्फोटेरिक है, लेकिन CO बेस है, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए आप कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट नहीं करवाने की सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्या कह रहा है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है 48। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन गिवन सीक्वेंस, विच ऑफ द given arrangement in the given sequence is not strictly according to the proper indicated against it, बताना है कि आपको इसमें से कौन सा गलत है। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। HF से बड़ा बॉन्ड किसका होगा, HCl का होगा, तो ये मोर एसिडिक होगा। HI से ज्यादा कौन होगा, HBr मोर एसिडिक होगा, ठीक है ना। HBr से ज्यादा मोर एसिडिक कौन होगा, HI होगा, तो ये वाली बात तो सही है, लेकिन वो तो इसमें ये पूछ रहा है नॉट गलत कौन सा है। H2O से ज्यादा एसिडिक कौन है, H2S है। H2S से ज्यादा कौन है, H2SC है। H2SC से ज्यादा एसिडिक कौन है, H2T है बॉन्ड लेंथ। लेकिन एक बात याद रखना, pH जितना कम होता है उतना ज्यादा एसिड होता है, ऐसे ही pKa जितना कम होता है उतना ज्यादा एसिड होता है। अब ये क्या कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया pKa का, pKa का इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता, तो ज्यादा pKa का मतलब तो लेस एसिडिक हो गया। अभी मैंने क्या कहा था, pKa कम होगा तो ज्यादा क्या होगा, वो एसिड होगा। तो अब मुझे ये बताओ, अब इसमें दे रखा है pKa आपको ज्यादा हायर वैल्यू, तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये तो कम होना चाहिए इसका pKa। बात समझ में आएगी नहीं, दोबारा बताता हूं। देखो आप ये याद रखेंगे, pKa कम होना चाहिए। pKa क्या होना चाहिए, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। जैसे आपको ये पता है ना, जितने ज्यादा H उतना ज्यादा एसिड, लेकिन H का नेगेटिव लोग लगा दो तो pH बन जाती है। तो यानी कि ज्यादा वैल्यू का अगर आप नेगेटिव लगाएंगे तो कम, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H तो होनी चाहिए ज्यादा और pH होनी चाहिए कम। ऐसे ही उस एसिड का टूटना, डिसोसिएशन कांस्टेंट होना चाहिए ज्यादा, लेकिन उसका नेगेटिव लॉग मतलब pK क्या होना चाहिए, कम, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। तो यानी कि H2TE का pKa क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये ज्यादा दे रखा है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सही बात है। देखो बेसिसिटी जो होती है डाउन द ग्रुप घटती है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। और ऐसे ही ऑक्साइड की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मैं अभी आपको बता के आया हूं कि ग्रुप 14 की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट जाती है, हालत पतली हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे फटाफट से स्टेबल होंगे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब किसी का ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। सुपर क्रिटिकल
CO2 इज यूज्ड एज, अच्छा क्वेश्चन है देखो, ये सोलवेंट होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके नेचुरल सोर्स से, रिसोर्स से अगर आपने निकालना है, जैसे मेडिसिन होती हैं या एल्किलॉइड होते हैं या आप ये कह सकते हो टर्पिनोल होते हैं, टर्पिनोइड होते हैं, आपने सुने होंगे। अगर इस सोलवेंट को अगर आपने क्या करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसके नेचुरल सोर्स से निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड करनी होती है। अब ड्राई आइस तो क्या सुपर क्रिटिकल है, तो आप पहले मुझे ये बताना है कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। 49 का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, 50 क्या कह रहा है देखो, 50 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। देखो ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा, गारंटी से लिख के दे रहा हूं मैं, जीआईसी के पेपर में उठा के देख लेना। आपको एसिड और बेस पे क्वेश्चन ना आए तो जीआईसी नीचे लिख देता हूं मैं, एसिड और बेस में कौन सा एम्फोटेरिक है कौन सा बेसिक है, ये तो आप, मैं एक फोटो डाल दूंगा, एम्फोटेरिक कौन है, एसिड कौन है और बेस कौन है, ये तो आप रट के चले जाओ भैया, पक्का 100% 2021 का 20 जून को जो पेपर हो रहा है आपको ऐसा क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इसमें कह रहा है कि वो इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है, तो अभी मैं पीछे भी बता रहा था आपको, SnO2 आपका एम्फोटेरिक है, SiO2 आपका जनरली कैसा होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, SiO2 कैसा होता है, तो आप मुझे ये जल्दी से बताएंगे कि 50 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, SnO2, ठीक है ना, स्टेनस ऑक्साइड। SiO2 एसिडिक होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2 एसिडिक होते हैं, उसके बाद SnO2 आपका एम्फोटेरिक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ग्रुप 14 की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। 51 कह रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लेड पाइप बिकम्स पॉइजनस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो लेड का अगर कोई पाइप है आपका, उसमें से डेली अगर आपका पानी आता हो और उस पानी को आप पी रहे हो तो ऐसा क्या होता है कि वो पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि उसमें लेड हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वाटर के साथ मिलकर वो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, ठीक है ना, ऑक्साइड तो वो जनरली नहीं बनाता है। अच्छा क्वेश्चन है बामन भाई, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके ना सिंदूर का फॉर्मूला बताएंगे, सिंदूर हिंदी वाला, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, ठीक है ना, आप फॉर्मूले में मुझे बताएंगे कि सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर वो लिथार्ज का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो याद रखेंगे लिथार्ज का फॉर्मूला होता है लेड ऑक्साइड PbO, और इनमें से मैं बता रहा हूँ सिंदूर का कोई सा एक फॉर्मूला ये आपने याद रखना है। और इसमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसको हम सल्फाइड गैस को कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं, इनमें से वो कौन सा केमिकल है सल्फाइड गैस को, क्योंकि सल्फाइड जैसी उस किसी केमिकल के अंदर होगा तो वो लेड के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कर देगा, उसको PbS बना लेता है। तो सब में लेड, आप मुझे ये 3 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि इसमें से सिंदूर कौन सा है और इसमें से हम सल्फाइड की कंफर्मेटरी के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, when PbO2 reacts with concentrated nitric acid gas evolved is, तो 53 का आंसर देखो सिंपल सी बात है कि जब आपका जैसे ये हो गया आपका PbO2 है और किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके यहाँ पर मोस्टली जो यहाँ पर जो कंपाउंड जो बनेगा, एक तो वो मुझे आप कमेंट करके बता देना, यहाँ पर जो गैस जो रिलीज होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक तो लेड नाइट्रेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और आपकी ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, याद रखेंगे, एक तो लेड नाइट्रेट कंपाउंड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है ना, और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताएंगे वो कौन सा नाइट्रेट है जो हीटिंग पर आपके NO2 और O2 दोनों नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ NO2 देते हैं, ऑक्सीजन नहीं देते, तो वो कौन से नाइट्रेट होते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कौन से नाइट्रेट है जो हीटिंग पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन देते हैं और कौन से सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें तो 54 कह रहा है व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गैस इवॉल्व्ड इज, देखो फॉर्मिक एसिड होता है आपका HCOOH, और जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकल जाता है, तो H2 अगर आपका निकल गया तो गैस कौन सी बची, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो फॉर्मिक एसिड का एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन से स्टेट में था, मैं करा रहा था बच्चों को, तो क्वेश्चन था कि फॉर्मिक एसिड की डिहाइड्रेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है, यह एक क्वेश्चन था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किसका डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है किसके डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, मतलब आप इसमें वाटर ऐड कर दो तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा ना, तो ये फॉर्मिक एसिड का आपका क्या है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें
तो 55 का जो आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। फैजान ने कई बार ये वाली बात बता दी कि जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो अच्छा कोवलेंट होगा। तो इन सब में +2 चार्ज है, सिर्फ एल्यूमिनियम पर +3 है, तो ये अच्छा कोवलेंट है। और कोवलेंट कंपाउंड आपको पता होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 56 की। PbCl2 इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, एडिशन ऑफ HCl इंक्रीजेज इट्स सोल्युबिलिटी। भैया ऐसा क्या हो गया कि HCl ने इसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ा दिया? तो सिंपल सी बात है, लेड क्लोराइड यहां पर कौन सा वाला बनता है, PbCl3 बना लेता है। HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये PbCl3 बनाता है। यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जब ये वाटर के साथ क्या कर लेता है, H2O के साथ के इंटरेक्शन में आ जाता है। अदरवाइज इनमें से कोई से भी, ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ लेड इनटू लेड 4, इससे कोई लॉजिकली आंसर नहीं है। एक्वस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो नहीं बनाता, ऐसा नहीं है कि सिंपल आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। पॉलीमेरिक लेड कॉम्प्लेक्स वाला भी कोई सीन नहीं है, सिर्फ यही है, एक क्या बना लेता है, PbCl3 माइनस बना लेता है। ये थोड़े वेस्ट बंगाल के क्वेश्चन देखा करो, वो थोड़ा सा उनका लेवल ना थोड़ा टफ होता है। क्वेश्चन नंबर जो है कि द सोल्जर ऑफ नेपोलियंस आर्मी व्हाइल एट एल्पास ड्यूरिंग फ्रीजिंग विंटर सफर्ड ए सीरियस प्रॉब्लम एज रिगार्डेड द टिन बटन्स ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अब देखो एक इसमें नेपोलियन का आपको पता ही होगा, उसकी जो आर्मी थी, अब ये हिस्ट्री के भी देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें क्या था कि जब विंटर का सीजन आ गया तो उनको एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना, जो किसकी वजह से हुई थी, उनकी यूनिफॉर्म में क्या था, एक टिन का बटन था, टिन, ठीक है ना, व्हाइट मेटेलिक टिन बटन गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रे पाउडर्ड, ठीक है ना, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू। तो ऐसा क्या था कि टिन वाला जो था वो आपका ग्रे कलर का, आपका तो नहीं, उन नेपोलियन की जो आर्मी थी उनका ये चेंज हो गया था। तो ऐसा उस क्वेश्चन में, मतलब ऐसा वहां पर क्या हुआ था, तो एक ही है कि देखो एक होता है एमार्फेस फॉर्म, एक एनेलिंग का प्रोसेस होता है। एनेलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो एमार्फेस फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फेस सॉलिड आपने पढ़े होंगे, जब हम इनकी स्लो कूलिंग करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल जाती है, क्रिस्टलाइन में बदल जाती है। वहां यही प्रोसेस हुआ था कि चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टिन, तो टिन के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी क्या होने शुरू हो गए थे, चेंजेस आने शुरू हो गए थे। तो हालांकि वो फॉर्म तो वही थी, केमिकली कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता था टिन का उसमें चेंज आया था। तो ये थोड़े से क्रैम वाला पार्ट है, वो आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। 58 का जो है लेड, द लेड ऑफ लेड पेंसिल मेल्ट्स एट, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये आ सकता है कि लेड पेंसिल की सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन क्या है, ग्रेफाइट है या लेड है। तो सिंपल सी बात है, जब लेड है तो लेड ही होगा ना उसकी कॉम्पोजिशन जो होगी। तो इसका याद रखेंगे, थोड़ा 3000 के अराउंड होता है, जो लगभग ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ही होता है, आसपास ही होते हैं, ठीक है ना। तो 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3170। 59 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप, ये पहले आते थे इस तरह के मेल्टिंग पॉइंट, बोल्डिंग पॉइंट के, अब ये ट्रेंड छोड़ दिया है एम्स वगैरह ने या नीट वगैरह ने, क्योंकि ये एक याद रखना थोड़ा सा इजी नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज आइसो, अब देखो आइसोमॉर्फस ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ये आइसोमॉर्फस क्या होता है, तो 59 का अब ये कह रहा है कि एलोट्रोपिक फॉर्म बतानी है ऐसी कार्बन की जो सिलिकॉन की आइसोमॉर्फस है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है उनका, फॉर्मूला तो सेम अलग अलग होगा ही होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा। तो वो कार्बन का कौन सा है जो सिलिकॉन की क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ वो आपका मिलता है। तो सिंपल सी बात है, डायमंड है, जैसे डायमंड का आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन भी जो होता है वो आपका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही होता है इस तरह से। तो डायमंड इसका आंसर हो जाएगा। 60 जो है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो देखो एंड इथाइन, तो देखो डायमंड में 4 बॉन्ड होते हैं, चारों डायमंड में क्या है, उसके 4 बॉन्ड कोवलेंट होते हैं, तो एक एस का हो गया और बचे हुए 3 हो गए पी के, तो sp3 होगी डायमंड की, मैं यहां लिख देता हूं sp3। अब ग्रेफाइट में आपको पता होगा कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री होता है जिसकी वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कंडक्टर होता है, बाकी यहां पर वो फिर कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो कार्बन के यहां पर 3 बॉन्ड होते हैं, यानी कि एक एस का और 2 पी के, sp2। और रही बात इथाइन की, इथाइन में हो गया ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा है, 2 पाई है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई नहीं गिनते, और एक हाइड्रोजन के साथ, मैं ऐसे बना देता हूं, एक हाइड्रोजन के साथ है, तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 का मतलब sp2। तो ये सिर्फ आप याद रखेंगे sp3 sp2 एंड sp2 नहीं, एक s का और एक p का मतलब sp, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। इन ग्रेफाइट एंड डायमंड द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। अब देखो आप मुझे बताओ, ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई थी आपकी sp2, डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई sp3। अब इन तीन में से s कितना है, s तो एक ही हिस्सा है, तो आपने ये देखना पड़ेगा भाई ये कितना आएगा, तो 33% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 33% आएगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, वो पी कैरेक्टर पूछ रहा है, तो पी कितना रह गया वो आपने मुझे अब यहां पर बताना है। भाई 33 तो किसका हो गया, कार्बन का हो गया, तो बचे हुए दो हिस्से किसके होंगे, पी के होंगे, यानी कि 67 किसके होंगे, कार्बन के होंगे। अब इन चार में से, इन चार हिस्सों में से एक हिस्सा सिर्फ कार्बन का है, चार में से एक हिस्सा कार्बन का है, 3 पी का है, मतलब 25 कार्बन का है, बचा हुआ 75 किसका है, पी का है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60, द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट इन सिलिकॉन इज। देखो सिलिकॉन इनऑर्गेनिक ईथर होते हैं जिनका जनरली फॉर्मूला यही होता है जो ये आपके सामने दिया हुआ है, R2SI R2, मतलब ऐसे होते हैं, और ये फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना, फिर से ये यूनिट जुड़ जाएगी, ये सिलिकॉन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट की तरह यूज होते हैं, गैस किट की तरह काम करते हैं, और ये ऑयल वाटर बाथ का भी काम करते हैं। तो 62 का जो आंसर है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हालांकि और जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूं क्या यूनिट होती हैं। ये नहीं होता, ये वाला बिल्कुल गलत है, R2SI यूनिट होता है, आप ऐसे लिख लो R2SiO, ये होल N लिख लो, ये आपका आंसर होता है, ठीक है ना।